नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं। शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद। और सभी की तैयारी पढ़ाई एकदम अच्छी और शानदार ज़बरदस्त वाली चली हुई है। उम्मीद है भाई आप सभी ने अपनी तैयारी को एक बेहतर और रणनीति वाले तरीके से ले चलने के लिए मेरी बात पर पूरा अमल किया होगा। और मैंने आपको एक सलाह दी कि आप सभी को शनिवार और रविवार एक बेहतरीन और शानदार रिवीजन करना है। आशा है वो आप सभी ने किया होगा। तो ज़रा एक बार बताएं कि हाँ जी भैया, मैंने आपके कहे अनुसार जितना भी जब से हमने इस बैच की शुरुआत से सीखा है वो सारी चीज़ें मैंने याद कर ली हैं। अच्छा, कौन कहता है, एक बार थम्स अप करके भेजो कि जब से इस बैच में जो भी पढ़ाया गया है किसी भी विषय में, वो ना मुझे सारा याद है। आप मुझसे कुछ भी पूछ लो। देखो, अगर आप हर समय पर इतना याद रख कर उसको बताने की क्षमता है तो आप मानना कि आपकी तैयारी बिल्कुल ओके है। अगर कोई भी आपसे ये प्रश्न पूछे ना कि बताओ जब से जो पढ़ा है सब याद है, अगर मन में उत्तर ना आ रहा है ना, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ी बहुत कमी है। तो अगर आप वाकई में देखो सच में एक तैयारी करना चाहते हैं तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। बताओ भाई, किस किस ने इसको फॉलो किया और बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए सभी आगे बढ़े। बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सभी साथियों का एक बेहतरीन और ज़बरदस्त वाला रिस्पॉन्स है। वेरी गुड, सभी ने रिवीजन किया है। अच्छा, कुछ साथी रिवीजन नहीं कर पाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ आपका एक पॉइंट है एक साथी का कि कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है, वो एक बार मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी कुछ साथियों ने रिवीजन नहीं किया है, भैया करना शुरू कर दो। देखो, मैं तो आपको यार कमियां बताता हुआ चलूंगा, मर्जी आपकी है उन्हें पूरा करें या ना करें। हालांकि जो साथी यस सर कह रहे हैं, थम्स अप कर रहे हैं, मतलब गजब का कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आ रहा है इस बैच में। एक गजब का उत्साह मुझे आपका नज़र आ रहा है। तो देखना, मतलब आपको डेफिनेटली सीधे सीधे फायदे फायदे मिलने वाले हैं। अच्छा जी, अब साथियों आज हम शुरू करेंगे। परावर्तन ही अभी चला हुआ है, रिफ्लेक्शन ही अभी चला हुआ है। और मैंने टेलीग्राम के कमेंट आपके देखे, उनके रिप्लाई भी किए हैं। और सबसे ज़्यादा आप सभी की एक जो डिमांड है वो ये है कि भैया हाथ से लिख कर पढ़ाओ, शायद थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ आता है। खैर, मैंने जो पीपीटी से कोशिश की है वो ये कि हमारा समय थोड़ा सा बच जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर ऐसा है कि आपको हाथ से लिखने में ज़्यादा समझ में आ रहा है तो हम हाथ से लिख के पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोटिव है समझ में आना चाहिए। फाउंडेशन बैच है तो समय की कोई चिंता नहीं है। 4 क्लास फालतू लग जाएं, 6 क्लास फालतू लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना प्रायोरिटी है। जिनको पीडीएफ से समझ में आ रहा था उनको तो आएगा ही आएगा। जिन दो चार साथियों को नहीं समझ में आ रहा था उनको पक्का समझ में आ जाएगा, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हाथ से लिखने से समझ में आ जाएगा। लेकिन भाई कुछ जो लंबी लंबी सी डेफिनेशंस होंगी ना, उन्हें हम पीडीएफ या पीपीटी की मदद से ही पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा आपको प्लीज़ कॉपरेट करना पड़ेगा। अधिकतम चीज़ें हाथ से लिख के कवर करेंगे, लेकिन जिनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा होगा ना, तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि मैं पहले से लिख के लाऊंगा और उनके लिए हमें थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहो, करते हैं। तो भैया आज का जो मुद्दा है हम शुरुआत करेंगे। पहले फटाफट मैं आपका एक रिवीजन करा दूं। सदियों पुरानी बात है कि हमने चैप्टर जो है लाइट शुरू किया, प्रकाश शुरू किया। फटाफट मैं 1 मिनट में आपका रिफ्रेशमेंट करता हूं। उसमें हमने प्रकाश का परिचय देखा, इंट्रोडक्शन देखा। ये नोट नहीं करना है आपको, ये कुछ भी नोट नहीं करना है, बस मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, रिवीजन कर रहे हैं हम। परिचय देखा, बहुत सारे प्रकाश के गुण देखे। उसके बाद हमने कहा कि भाई प्रकाश की ना घटनाएं होंगी 9, जिनमें से 6 हमारे सिलेबस में हैं, 3 नहीं है। और उन 6 घटनाओं में से एक घटना थी रिफ्लेक्शन, जिसको हमने शुरू कर दिया है, यानी कि परावर्तन। और साथ ही परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश का किसी भी सतह से टकराकर लौट जाना। हमने कहा था कि परावर्तन यूं तो किसी भी सतह से हो सकता है, लेकिन हमारे काम का परावर्तन कौन सा है? जो दर्पणों से होता है, जो मिरर से होता है। और हमने कहा दर्पणों में 2 तरह का परावर्तन हमें पढ़ना है, समतल दर्पण से और एक गोलीय दर्पण से, यानी कि स्फेरिकल मिरर से। और समतल दर्पण से परावर्तन हमने बखूबी कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण का मतलब उत्तल और उत्तल अवतल दर्पणों से परावर्तन, यानी कि कॉनकेव और कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन को हम पढ़ रहे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब इसमें हमने क्या पढ़ लिया है? इसमें अभी तक हमने ये पढ़ा कि ये दोनों दर्पण क्या होते हैं, कौन अभिसारी होता है, कौन अपसारी होता है, कौन कन्वर्जिंग होता है, कौन डाइवर्जिंग होता है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि इन दोनों मिरर की, इन दोनों दर्पणों से कुछ मुख्य परिभाषाएं हमने देखी कि भाई दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या है। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी।
तो यहां तक सभी को फटाफट बताओ क्लियर है। लास्ट टॉपिक हमारा जो ओवर हुआ था वो था दर्पण की मुख्य परिभाषाएं, यानी कि दर्पण से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, मुख्य मुख्य परिभाषाएं। फटाफट से बताइए हाँ जी क्लियर है। उसके बाद मैं आपको एक बहुत शानदार से टॉपिक पर आज लेकर चलूंगा जो कि गोलीय दर्पणों से ही संबंधित है, उत्तल और अवतल दर्पण से ही संबंधित है, और जिसका नाम है वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब। हेडिंग रहेगी वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब, यानी कि रियल एंड वर्चुअल इमेज। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही है, ऑल ओके है। एक फटाफट से 1 मिनट में रिवीजन भी हो गया, मजा ही आ गया। अब चलते हैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, रियल एंड वर्चुअल इमेज की तरफ। देखिए समझना दोनों बातों को। देखो दोस्त, ये हमने सीखा कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है ना, जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ये अंदर से दबा हुआ होता है, और अंदर से दबे होने की वजह से इस पर जो पड़ने वाली प्रकाश की किरणें हैं ये सभी एक ही बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं और एक इमेज बन जाती है कि ये किरण आएगी, ये किरण आएगी, और ये सब एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो जाएंगी, और जहां पर ये किरणें इकट्ठी होंगी वहां पर आपको कोई प्रतिबिंब नजर आएगा, वहां पर आपको एक इमेज नजर आएगी। ठीक है, ये किस में हो रहा था? अवतल दर्पण में हो रहा था, यानी कि ये कॉनकेव मिरर में हो रहा था। क्या अवतल दर्पण में हमेशा ही ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं है कि अवतल दर्पण में हमेशा ही ऐसा होता है। कई बार अवतल दर्पण में किरणें मिल भी नहीं पाती हैं, वो हम आगे सीखेंगे। अब एक और दो दर्पण कहिए आप, एक नहीं दो दर्पण कहिए। एक तो हमारा उत्तु भाई है, उत्तल दर्पण भाई हैं, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर साहब हैं, और कॉन्वेक्स मिरर साहब क्या कर देते हैं कि भैया जी जो भी किरणें इन पर आकर पड़ेंगी ये क्या कर देंगे, ये उनको बिखेर देते हैं, यानी कि इनसे ना किरणें कभी मिल ही नहीं पाएंगी। वो तो बस हम जबरदस्ती क्या करते हैं, उनको पीछे खींचते हैं, और खींचने से क्या होता है कि कहीं कोई एक इमेज बन जाती है, बस खींचने से एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो मतलब ये कोई प्रतिबिंब बना हुआ नहीं है, ये जबरदस्ती वाला प्रतिबिंब है। तो हमने ये सीखा था कि देखिए जब भी किरणों के मिलने से प्रतिबिंब बनेगा, जब भी रेज के टकराने से प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज। ठीक है, और ऐसा प्रतिबिंब जो बन नहीं रहा होगा, बस पढ़ने के लिए बनाया होगा, उसको कहेंगे हम आभासी प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल इमेज। और ये मैंने कहा था, एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ऑलवेज इरेक्ट इन्वर्टेड होता है, और ये प्रतिबिंब आपका ऑलवेज इरेक्ट होता है। क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई कि आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या है? मतलब पता है, और अगर इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली आप देखो तो प्रैक्टिकली मतलब ये है कि अगर तुम इस प्रतिबिंब को देखोगे ना तो मतलब ये तुम्हें नजर आएगा, और इस प्रतिबिंब को देखोगे तो नजर नहीं आएगा। चलो एक मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपीराइट नहीं आएगा। तो हम एक यूट्यूब की वीडियो ले सकते हैं, रियल एंड वर्चुअल इमेज। मेरे पास ये थोड़ा ना मिरर छोटा है, इस वजह से हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, बाकी हम इसी में से देख सकते थे। तो शॉर्ट वीडियोस आती है ना, इसमें दिख जाएगा आपको रियल एंड वर्चुअल इमेज। आ जाओ भाई आ जाओ। चलो वैसे मुझे लग रहा है किसी ने भी यार वो प्रैक्टिकल किया हुआ नहीं है, या तो मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगा। चलो ठीक है, इनको वैसे इन्होंने लेंस में किया हुआ है, ये प्रैक्टिकल लेंस के लिए है, मिरर के लिए इन्होंने नहीं किया हुआ। देखो अब देखो, जैसे ना आपको यहाँ एक इमेज नज़र आ रही होगी, इसका मतलब ये एक रियल इमेज है। ठीक है, अभी देखना अगर ये लेंस को चेंज करेंगे या उसको आगे पीछे कर देंगे, अब देखो जैसे इन्होंने इसको दूर कर दिया तो इमेज आनी ही बंद हो गई, नज़र ही आनी बंद हो गई। लेंस के लिए भी ऐसा होता है, जैसा मिरर के लिए होता है वैसा ही लेंस के लिए भी होता है। तो जो इमेज दिखाई ही नहीं दे रही है, अब देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ गायब हो गया बताओ, इसकी इमेज आपको नजर ही नहीं आ रही होगी।
पहले ज्वाला जो है, ये जो लाइट है, इसकी इमेज नजर आ रही होगी हल्की फुल्की, लेकिन अब नजर ही नहीं आ रही है। तो मतलब जब ये आपको नजर आती है ना, तो आप कहते हो ये एक रियल इमेज है। जो प्रतिबिंब आपको दिखता है और जो दिखता ही नहीं है, जो बन ही नहीं रहा, दैट इज कॉल्ड एज आभासी प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल इमेज है। तो आ गई आपको बात समझ में कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। एक बार सभी साथी थम्स अप करोगे, हाँ जी भैया बड़े अच्छे से समझ आ गया कि वाकई जो प्रतिबिंब होता है ना, जो इमेज होती है, दिखती है, वो रियल इमेज है। बड़ी सिंपल सी बात है। और जो है ही नहीं, बस जिसको हमने माना हुआ है कि उसका ना बस हमें आभास हो रहा है, बस वो हमें ऐसा है कि दिख ही रही है, दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। तो फटाफट से थम्स अप करें कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है कि क्या होता है आभासी प्रतिबिंब और क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, तो अब आप इनको लिखेंगे। अब देखो इसकी परिभाषा कैसे बनती है। पहली चीज, पहले हम वन बाय वन लिखेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में लिख लेते हैं, यानी कि रियल इमेज। तो देखो रियल इमेज के बारे में लिखिए। रियल इमेज क्या होती है कि जो किरणों के, अब आप मेरे साथ भी नोट्स बना सकते हैं, जो किरणों के मिलने से बनती है, यानी कि दैट फॉर्म्स ऑन कन्वर्जिंग रेज, कि जो किरणों के मिलने से बनती है उसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब सुनो, एक सवाल क्या पूछा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब से, वर्चुअल रियल इमेज से एक प्रतिबिंब पूछा जाता है, एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए पर्दे पर कौन से प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। बड़ा अच्छा सवाल है। पर्दे का मतलब स्क्रीन है ये, इस स्क्रीन पर कौन से प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। यार बड़ी सिंपल सी बात है भैया, जो प्रतिबिंब है, एग्जिस्ट कर रहा है, भाई उसी को तो देख पाओगे। जो प्रतिबिंब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जो इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, है ही नहीं, उसको कैसे देख पाओगे। तो भैया जी आप कही देना कि सर वास्तविक प्रतिबिंब को ही देखा जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसको कहाँ किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि कैन फॉर्म ऑन स्क्रीन। भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अब फटाफट से नोट करो। अगला मुद्दा लिखना फिर, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल में इमेज में आप लिखना कि जो किरणों के बिखरने से बनता है, जो किरणों के बिखरने से बनता है, यानी कि दैट फॉर्म्स ड्यू टू डायवर्जन ऑफ रेज, कि भैया जो किरणों के बिखरने से बनता है। अच्छा, जिनको नोट करना है ना, वो मेरे साथ ही नोट करना डायरेक्टली, है ना, बाद में ये ना बोलना कि नोट करने के लिए समय दे दो। जब मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ तो समझने पे ध्यान दो, और जब मैं लिख रहा हूँ तो नोट करने पे ध्यान दो। और आपको तो एक ही भाषा में नोट करना है, जिनकी भाषा इंग्लिश है इंग्लिश में करो, जिनकी भाषा हिंदी है हिंदी में करो, लेकिन करना किसी एक में ही, और कोशिश करना मेरे लिखने के साथ ही कर लेना। चलो नोट करिए फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो किरणों के बिखरने से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। चलिए ठीक है, ये बात मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गई है यार अब तो भाई मैं जो है ना, अब देखो यार मैं दो तो बन नहीं सकता। असल में इस तरीके से पढ़ाना बहुत आसान है मेरे लिए, कोई मेहनत नहीं है। आज की क्लास मुझे ना भेजनी पड़ी, ना मुझे किसी से टाइप करानी पड़ी, बड़े मज़े से सारा सब कुछ हो गया। मैं तो आराम से आ रहा हूँ, सीधा पढ़ा रहा हूँ।
लेकिन अब बहुत सारे साथियों की डिमांड थी हाथ से लिख के पढ़ाओ। अब बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर हाथ से लिख के मत पढ़ाओ यार, इसमें तो बड़ा टाइम खराब हो रहा है। या कुछ साथी कह रहे हैं इंग्लिश और हिंदी में बड़ा टाइम खराब हो रहा है, तो भैया पीपीटी से पढ़ाओ। अब मैं बताओ दो कैसे बन जाऊं, मैं एक से दो कैसे बन सकता हूं? अच्छा वो साथी बताओ जो हाथ से लिख के पढ़ना चाहते हैं। चलो, तो इसमें और दूसरा पॉइंट लिखोगे कि आभासी प्रतिबिंब को ना पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी में अगला पॉइंट लिखना कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि कैन नॉट ओबटेन ऑन स्क्रीन, कि इसको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब देखो, आप ना खुद आके देखो ऐसे केस में आधे साथियों का है कि पीपीटी से पढ़ाओ और आधे साथियों का है कि हाथ से लिख के पढ़ाओ। अब पीपीटी से पढ़ाऊंगा तो हाथ से लिखकर जो पढ़ना चाहते हैं उनका कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन जो साथी चाह रहे हैं कि पीपीटी से हाथ से लिखकर पढ़ाया जाए तो फिर पीपीटी वाला भी कवर हो जाएगा, हाथ से लिख के वाला भी कवर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यार इसमें, हाँ ये तो चीज़ है भाई, थोड़ा सा टाइम लगता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे कि बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना, टाइम तो नहीं वेस्ट होने दूंगा मैं, आप निश्चिंत रहो। जिनको लगता है कि हाथ से लिखकर पढ़ाने में टाइम वेस्ट होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बड़ी बड़ी जो डेफिनेशंस हैं उन्हें मैं पहले से ही पीपीटी से पढ़ा लूंगा और कुछ चीज़ें हाथ से पढ़ लेंगे, तो कोई चिंता मत करो, दोनों के हिसाब से काम हो जाएगा। हाथ से लिख के भी पढ़ लेंगे और पीपीटी से भी कवर कर लेंगे, निश्चिंत रहिए। अब चलो पहले समझने पे फोकस करो, फटाफट से बताओ कि ये चीज़ समझ आ गई कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। अब आपसे सवाल कैसे आएगा, जैसे सवाल पूछ लेगा कि बताइए किस तरह के प्रतिबिंब को दर्पण पर प्राप्त किया, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, विच इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो आपका उत्तर क्या होगा? आप ये सोचो कि यार पर्दे पर वही तो प्रतिबिंब बन सकता है जो है, जो वास्तव में है। तो कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर बना सकते हो तुम? रियल इमेज को, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को। फटाफट से थम्स अप करो, हाँ जी क्लियर है, जल्दी जल्दी। तो कुछ पीपीटी कवर कर लेंगे, कुछ हाथ से कवर कर लेंगे, निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वाइम कोई वेस्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सबका एक ही उत्तर है कि भैया वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब सुनो, ये दो चीजें हो गई, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। अब उसके बाद अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक आएगा कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम। तो सभी मेरे साथ हेडिंग नोट करेंगे, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी कि लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन थ्रू मिरर। देखो, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम होते हैं। केवल मिरर से इमेज बनने के 4 नियम होते हैं और सभी को ये चारों नियम बिल्कुल बड़े अच्छे से याद रखना मांगता। आओ अब देखें जरा कैसा नियम होता। देखो, पहले हम बना लेते हैं एक दर्पण, और ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। चाहे तो आप उत्तल भी बना लें, लेकिन ये है कि इससे जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनती है, तो समझने में ना आसानी हो जाती है। और ये आपको पता है ना कि ये है इसका पोल, ये है इसका फोकस और ये है इसका सी। तो भैया जी ये हो गया, इसको 4 हिस्सों में बांट लेता, 1 2 3 4, और अब हम इस पर 4 अलग अलग जगह से रोशनी डाल दा। इसका मतलब क्या है कि देखो मेरे पास ये एक दर्पण है, ठीक है, और मैं इसके सामने टॉर्च जला रहा हूँ 4 अलग अलग तरीके से। कैसे टॉर्च जला रहा हूँ? देखो, सबसे पहला मैं क्या करता हूँ कि इसके मुख्य अक्ष से ऊपर एक टॉर्च जलाता हूँ, तो कोई किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो दर्पण से टकराकर कहाँ से वापस लौटेगी? वो फोकस से वापस लौटेगी। ये बात याद रखना, ये नियम है, होता है ऐसा कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है,
समांतर का मतलब क्या होता है कि जैसे मुख्य अक्ष आगे बढ़ रहा है वैसे ही वो किरण भी आगे बढ़े। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहाँ से टकराकर लौटती है? दर्पण के फोकस से टकराकर लौटती है। दर्पण के फोकस से टकराकर लौटती है परावर्तन के पश्चात। तो आपसे सवाल कैसे पूछेगा? सवाल ऐसे पूछेगा कि बताइए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कैसे टकरा के लौटती है? तो आप कहेंगे भैया जी ये फोकस से टकराकर लौटती है। तो क्या करेंगे, आप ना एक टेबल बना लो ऐसे करके, और यहां लिखो कि जाने वाली किरण, और इधर लिख देंगे टकरा कर लौटने वाली किरण। तो यहां लिख दो कि पहले बताओ जाने वाली किरण कहां से जा रही है। एक टेबल बना लो, यानी कि ऐसे लिख दो बड़ी सिंपल भाषा में, गोइंग रे, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख लेते हैं। और टकरा कर लौटने वाली किरण, लौटने वाली किरण यानी कि रिफ्लेक्टिंग रे। तो एक टेबल के माध्यम से बढ़िया समझ में आता चला जाएगा। इसके दो हिस्से कर लेते हैं। लो भैया, होएगा बात दो हिस्से। अब पहले हिस्सा देख जी, तो पहले हिस्सा कहता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो बता दो दर्पण से टकरा के वो कहां से लौटेगी। अब भाई मेरे साथ नोट करते रहना, नोट करने का टाइम मत मांगना। तो आप कहना भैया जी टकराने के बाद कहां से लौटेगी, वो फोकस से होकर जाएगी। तो ये सवाल आएगा और उसका उत्तर क्या होगा, ये कि भैया जी कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, फ्रॉम फोकस। ठीक है। अच्छा, अब पहले बताओ एक बार समझ में आ गया? हालांकि देखो जो पीडीएफ से कंफर्टेबल हैं उनको तो यहां से भी कंफर्ट कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको हाथ से लिख के भी कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में दिक्कत नहीं है। सिर्फ उनको दिक्कत है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। लेकिन जिनको पीडीएफ से समझने में, पीपीटी से समझने में दिक्कत आ रही होगी, मुझे ऐसा लगता है कि हाथ से लिखने पर वो खूब खुश होंगे। एक बार दिल बना के भेजो जो साथी को ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ना पीपीटी से थोड़ा कम समझ आ रहा था, लेकिन अगर मैं हाथ से लिख के सीखते हैं तो समझ में आ जाता है। फटाफट से बताओ एक बार। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत शानदार। तो ये हमें समझ में आ गया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरण है वो कहां से टकराकर लौटेगी, फोकस से टकराकर लौटेगी। ठीक है, पहला केस हो गया, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अब चलो नंबर 2 पे। देखो हाथ से लिखने वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, पीपीटी वाले साथियों आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहो, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि सिलेबस डिले हो रहा है। बिल्कुल समय से हम सिलेबस को खत्म करेंगे, चिंता की बात मत करो। चाहे हम सैटरडे क्लास लगा लेंगे, कोई बात नहीं यार, उनको थोड़ा अच्छा समझ में आ रहा है हाथ से लिख के पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सबको साथ में लेके चलना है, बस बैच का उद्देश्य ये है। अब देखो दोस्त, अगर मान लो एक बच्चा कहता है जी मैं तो टॉर्च ही ऐसे जलाता हूं कि किरण ही फोकस से जा रही हो। वो कह रहा है मैं टॉर्च ऐसे जला रहा हूं कि किरण कहां से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। मतलब कि कोई किरण कैसे जा रही है, ऐसे करके जा रही है, जू फोकस से, वो जा ही फोकस से रही है। तो दर्पण से टकराने के बाद ना वो जब वापस लौटेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पता है ये जस्ट इसका उल्टा है भाई, सीधा याद रखो। अगर किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो टकरा के फोकस से लौटेगी। लेकिन अगर आ ही फोकस से रही है तो टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हुई गवा। तो अब आपसे दूसरा सवाल पूछेगा कि जो किरण पहले ही फोकस से आ रही हो, कहां से आ रही है, फोकस से, यानी कि फ्रॉम फोकस। तो आप कहोगे भैया जी ये कहां से टकरा के जाएगी, भैया जी ये चली जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। भैया जी क्या आपको समझ में आता, एक बार सभी थम्स अप करता, हाँ जी हमको समझ में आता। अरे यार तुम यार कैसा आदमी हो, क्या वाकई में इतनी बड़ी समस्या है कि इसके लिए पोल लगवाए जाएं, ये किए जाएं?
अरे बड़ी सिंपल सी बात है यार। बहुत सारे साथियों को पीपीटी से नहीं समझ में आ रहा है, वो हाथ से पढ़ना चाह रहे हैं। अब डेफिनेटली जिनको पीपीटी से समझ में आ रहा होगा उनको हाथ से तो पक्का समझ में आ ही रहा होगा। अब जिनको पीपीटी से नहीं समझ में आ रहा था उनको हाथ से समझ में आ ही रहा है। तो हाथ से सबको समझ में आता है, मतलब ये है हाथ से लिखने में। इतनी बड़ी काहे को दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं है, 4 क्लास फालतू पढ़ लेंगे। अबे यार तुम पुरुष, मतलब मानव जाति में जन्म लेके भी समस्याओं के पीछे भगते रहते हो। अरे ऐसे इंसान बनो, तुरंत समाधान कर दो। भैया बच्चों के कमेंट देखे मैंने कि हाथ से लिख के पढ़ाओ, मैं समझ गया ये दिक्कत है, चलो हाथ से लिख के पढ़ा देंगे, खत्म कहानी। इतनी बड़ी बात है क्या इसके लिए मैं पोल लगाऊं और मैं ये करूं और वो करूं? क्या जरूरत है यार, इतना समय हम पढ़ने पे लगाएंगे यार, इन चीज़ों के बारे में क्या डिस्कशन है। चलो कोई दिक्कत नहीं भैया, फकीर आदमी है, जैसन आदेश दे दोगे वैसन आदेश फॉलो कर लेंगे, क्या समस्या है। चलो अब देखो भैया, एक साथी ने कहा कि भैया मेरे मन में तो ऐसी आ रही है कि मैं ना टॉर्च ऐसे जलाऊं कि किरण जो है ना पोल से टकराए, पोल से। मैंने कहा सुन भैया, अगर किरण पोल से जाएगी ना तो परावर्तन का नियम याद कर लेना, लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन याद कर लेना। उसने कहा क्या था? मैंने कहा भाई भूल गया भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, परावर्तन का नियम क्या था? कि भैया जी ये है आपतित किरण, ये है अभिलंब, आने वाली किरण कॉमन नॉर्मल, जितने एंगल इसके साथ बनाया उतना ही एंगल जाने वाली किरण बनाएगी। तो जो किरण पोल पे आके टकराएगी ना वो परावर्तन के नियम के अनुसार टकराकर लौट जाएगी। जरा एक बार सब बताता कि जी हमको समझ में आता, एक बार सब साथी बताता कि जो किरण पोल से टकराता वो टकराने के बाद उतने ही एंगल से वापस लौट जाता। तो आप कहता कि पोल से टकराने वाली किरण, पेपर में सवाल पूछता कि पोल से टकराने वाला किरण पोल से, चलो मैं इसको इंग्लिश में हिंदी में लिख देता हूँ, ध्रुव, पोल यानी ध्रुव से टकराने वाली किरण। अब समझ जाओगे। तो आप कहोगे कि इसका उत्तर होगा भैया जी उसी एंगल यानी कि कोण से चली जाएगी, उसी कोण से जाएगी, कि टकराने के बाद ये किरण उसी एंगल से चली जाएगी। बड़ी आसान सी बात है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब हमको समझ में आता। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब अगला एक लास्ट ऑप्शन है। अब मतलब उस लड़के ने ना सारे तरीके अपना के देख लिए, जैसे जैसे वो टॉर्च जला जला के देख सकता था। अब उसने कहा भैया यार एक बात बताओ, अगर मैं इसको मारूं ऐसे सी से, मतलब ऐसे करके मारूं मैं टॉर्च को कि वो ना किरण सी से जाए, तो देखा ये गया दोस्तों कि जो किरण सी से जा रही है ना वो टकरा कर भी कहाँ से लौट रही है भैया, वो ना टकरा कर भी सी से ही लौट रही है, ऐसे ही लौट रही है जू। जो किरण सी से जा रही है वो टकराने के बाद भी कहीं से लौट रही है, सी से ही लौट रही है। तो आप कहोगे अगर कोई किरण सी से जा रही है तो लौटे भी कैसे, लौटेगी भी कैसे, सी से ही, यानी जिस रास्ते जा रही है उसी रास्ते वापस वो आ जाएगी। तो अगला पॉइंट इसमें लिखता आप, फोर्थ पॉइंट इसमें लिखता कि बड़ा सिंपल, नंबर 4 कि जो किरण सी से, सी से जाने वाली किरण, ये तो पूरा हो गया ना, सी से जाने वाली किरण तो टकरा कर भी कहाँ कर लौटेगी, उसी रास्ते से, उसी रास्ते से, यानी कि ऑन सेम पाथ, ऑन सेम पाथ, भैया उसी रास्ते से वापस चली जाएगी जिस रास्ते जाएगी। तो फटाफट हम सब करें, हाँ जी क्लियर है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए, बाकी तो सब कुछ ओके ही होगा। बोर्ड कट तो नहीं रहा यार? ऐसे कट नहीं रहा होगा, मैं अपने कैमरे में सही करा लेता हूँ। भाई एक बार देखिए ये बोर्ड कट तो नहीं रहा। फटाफट से सभी थम्स अप करो, हाँ जी क्लियर है। कट रहा है क्या? उसमें ही दिखाई दे रहा होगा बस वैसे ही। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब मैं चारों चीज़ें आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। देखो क्या पूछेगा सवाल, कैसे पूछेगा कि
कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? तो आप कहोगे भैया जी टकराने के बाद फोकस से जाएगी, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, कोई किरण आ ही फोकस से रही है, तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कोई किरण पोल से आ रही है, ध्रुव से आ रही है, तो टकराने के बाद कहाँ से चली जाएगी? तो वो ध्रुव से ही चली जाएगी। तीसरी किरण, कोई किरण सी से आ रही है, तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? तो टकराने के बाद वो सी से अपने रास्ते वापस लौट जाएगी। करो एक बार थम्सअप, हाँ जी क्लियर है। फटाफट से सभी थम्सअप करो कि सर नोट भी कर लिया और मुझे सारे पॉइंट समझ में भी आ गए हैं। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा तो मैं उसको पूरा कर लूंगा। ठीक है, अब देखो इससे सवाल कैसे बनेगा। एक सवाल कर लेते हैं हमेशा की तरह, जैसे हम हर एक टॉपिक के साथ सवाल पढ़ रहे हैं। जैसे ये एक सवाल पूछा गया है ना, इसकी नंबरिंग पर मत जाना, ये पहला सवाल हो जाएगा आज का। तो ये आरआरबी ग्रुप डी 16 सितंबर 2022 का सवाल है और सवाल कह रहा है कि यदि आपतित किरण डैश तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि भाई परावर्तित आपतित किरण जो है ना, आने वाली किरण वो कहाँ आकर पड़े कि जो परावर्तित किरण है, जो जाने वाली किरण है, वो मुख्य फोकस से गुजरे। बताओ, ये कह रहा है कि आने वाली किरण को कहां पर आकर पड़ना चाहिए कि जाने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरे। बताओ फटाफट से एक बार बताओ। अच्छा, ये चारों नियम कौन से दर्पण के हैं? ये दोनों तरह के दर्पणों के हैं। मैं लिख दूंगा कि ये गोलीय दोनों तरह के दर्पण के लिए वैलिड हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले इस सवाल को कर लो और फिर मैं वो चीज लिखवा लूंगा। ठीक है, ये जेन्युइन डाउट है। हाँ तो बताइए। तो भाई आप कहोगे कि देखो, अगर आप चाहते हो कि कोई किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरे, तो आप उसको कहां से आना पड़ेगा? मुख्य अक्ष के समांतर आना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाना पड़ेगा, उसको कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर आना पड़ेगा। अच्छा चलो, ये तो हो गए अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तुमने पढ़ लिया कि भाई ठीक है, ये जो है अवतल दर्पण के लिए हैं। चलो मैं इसको कह देता हूं कि अवतल दर्पण के लिए हैं। इसमें पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, नंबर ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक, अब देखो क्या उत्तल दर्पण के लिए कुछ अलग होगा? चलो करके देख लेते हैं एक बार, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तल दर्पण के लिए कुछ अलग होगा या नहीं होगा। तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं बी कि भाई अब ये नियम हम देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए, और इसको हम कह देंगे भैया जी जे नियम हो जाएगा कन्वेक्स मिरर के लिए। देखो जरा कन्वेक्स मिरर में क्या होगा। तो अपना उत्तु भाई क्या कहता है, अपना उत्तल दर्पण भाई क्या कहता है, एक बार आप ध्यान से समझिए। जिंग 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 जिंग। अब होगा क्या? देखो भैया ऐसा है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो उत्तु भाई तो क्या करेगा? मारेगा फेंक के दूर। ये थोड़े ना किरणों को इकट्ठा करेगा। अब यार ये किरण का क्या लिखोगे कि ये कहां से आ रही है भाई? तो आप क्या करोगे, इसे देखने के लिए पीछे की तरफ खींचते हो। आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो और पता है आप क्या पाओगे कि ये ना पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये इसको ना इस दर्पण के फोकस पे काट रही है। अब यहां पे क्या कहोगे? यहां पे भी है तो वही बात कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से जाएगी, तो फोकस से ही, लेकिन देखो यहां ना असल में नहीं जा रही है। तो तुम सिर्फ क्या करोगे, अब यहां ध्यान से सुनना कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। बस ऐसा लगता है कि वो फोकस से जा रही है, लेकिन वो वास्तव में नहीं जा रही है। तो उत्तर तो इसका यही होगा, उत्तर तो आंसर तो इसका यही होगा। लेकिन
यहां पर क्या है कि यहां पर आप ये कह दोगे कि बस ये प्रतीत होती है, ऐसा ना हमें एपियर हो रहा है। तो जब भी ये उत्तल दर्पण के लिए हो ना, देखो मैं इसी स्लाइड को पूरा कॉपी कर दूंगा, मतलब मैं कह रहा हूं चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये हो गई, और मैं सारे के सारे नियम भी यही लिखवाऊंगा कि भाई अगर कहां से किरण जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये फोकस से ना प्रतीत होगी आपको। बस यहाँ पे एक शब्द ये जोड़ दोगे कि भाई ये ना हमें टकराती हुई प्रतीत होगी, केवल हमें एपियर होगी, वास्तव में ये नहीं जा रही है। तो फटाफट से एक बार थम्स अप करो कि हाँ जी मुझे ये बात क्लियर है। नहीं विजय कुमार, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। जयप्रकाश बाबू, जो भी समस्याएं हैं ना उन्हें आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक भाई नोट सभी बनाओ यार, नोट साथ ही सभी बनाओ। पता है पीडीएफ से आपको ना 2-1 दिन तक समझ में आ सकता है, याद रह सकता है, लेकिन जब अपने हाथ से लिखोगे ना और नोट्स बनाओगे तो उसका एक अलग ही इफेक्ट आपको नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब कोई दूसरा साथी मुझसे कहेगा कि भैया अगर मान लो दूसरा केस हम इससे बनने वाला देखें, यानी कि ये अपने उत्तू भाई हैं और फिर वही कि कोई प्रकाश की किरण जो है वो मान लो फोकस से आ रही है, मान लो ये इसका फोकस है, फोकस से आ रही है, तो टकराने के बाद में तो देखो ये तो क्लियर है कि टकराने के बाद तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यहाँ तो वही चीज़ लगेगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखोगे कि मान लो कोई किरण जो है वो सी से आ रही है, ये एफ है आपका, ये सी है, एक बार और इसे मैं कॉपी कर लूँगा ऐसे, तो वो दोनों नियम तो सेम रहेंगे कि अगर मान लो आने वाली किरण जो है वो ऐसे आए पोल से, तो टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, पोल से उसी एंगल से चली जाएगी, ये नियम भी सेम रहेगा, है ना। और उसके अलावा चौथा जो नियम है कि अगर प्रकाश की किरण सी से आ रही है, मान लो ऐसे आ रही है, तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, टकराने के बाद सी से ही चली जाएगी। ये नियम बिल्कुल सेम रहेंगे, इनमें कोई भी फर्क नहीं होगा। ठीक, तो केवल इस नियम में थोड़ा सा फर्क है कि वो वास्तव में फोकस से नहीं जाएगी, वो बस फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, आपको दिखेगी कि वो फोकस से जा रही है, वास्तव में वो फोकस से नहीं जाएगी। ठीक है, सभी का कमेंट जाता है, आप निश्चिंत रहिए, सभी का कमेंट जा रहा है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ बिल्कुल, आप मेरे साथ लिख लीजिए, वेरी गुड। देखो दोस्त, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि जैसे आप भी यहाँ आकर खड़े हो जाए ना, तो इस बैच को अभी जो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कितने बच्चे देख रहे हैं, एक सेकेंड, तो लगभग इसको 2500 बच्चे क्लास ले रहे हैं। तो 2500 बच्चों में ना अगर हर एक साथी भी एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, मान लो चलो 1200 बच्चे भी क्वेश्चन पूछें, तो 1 सेकंड में अगर मान लो मैं 1 सेकंड भी लगाता हूँ एक का उत्तर देने में, हालांकि एक नहीं 5 सेकंड कम से कम लग जाते हैं, तो 1200 इंटू 5 करना कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। और 6000 का मतलब कितने मिनट हो जाएंगे, अगर मैं 6000 सेकंड ले रहा हूँ तो ये 600 मिनट हो जाएंगे, और अगर इसको घंटे में देखोगे तो लगभग ये 5 घंटे हो जाएंगे। तो मतलब हर एक कमेंट का उत्तर देने में बड़ी मुश्किल है, लेकिन ऐसा है नहीं कि 1200 में से 1200 कमेंट ही आपके ऐसे होते हैं कि उनके जवाब दिए जाएं। अब जैसे मैं आपको कमेंट अगर पढ़ के बताऊं, हर दिन मैं ये कमेंट नहीं लूँगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ सर आपको ठंड नहीं लग रही है क्या, हमारे गाँव में तो बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है। उसके अलावा सर क्या आपकी शादी हुई है, सर मतलब वो कुछ भी पूछ लेंगे, जैसे सर समतल दर्पण एक बार दोबारा बता दीजिए, इस तरह के। मतलब अगर 1200 बच्चा कमेंट पढ़ रहा है ना, कर रहा है ना, तो उसमें से लगभग मैं मानता हूँ 1000 कमेंट ऐसे होते हैं कि जिनके उत्तर दिए जाने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है, वो बस ये मान लो कि बच्चे टाइम पास कर रहे हैं। या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उन सवालों को पूछ रहे हैं जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो साथ ही मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये करूँगा दोस्त कि आप सभी एक तो अन्यथा वाले कमेंट मत करिए, मतलब। और उस साथी का कमेंट तो देखो, जो साथी बार बार ये कहे जा रहा है ना कि सर क्या आपको सर्दी नहीं लग रही है, हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, उसने एक आध बार नहीं पूछा, उसने शुरू से जब से क्लास चली है वो यही बात कह रहा है। और एक नहीं है ऐसा, एक आज यही पूछ रहा है शुरू से ही कि सर आप जो है शादी नहीं कर रहे हो क्या, शुरू से ही। जैसे उसने सिर्फ बैच इसीलिए लिया हो कि जब ऊपर वाले से उसने उद्देश्य बताया हो तो उसने यही बताया हो कि मैं मास्टर जी की क्लास में जाके सिर्फ ये इस बात का प्रश्न ढूंढ लूंगा उनसे कि वो शादी कर रहे हैं या नहीं, उनको ठंड लग रही है या नहीं। एक तो होता है कि चलो एक आध बार कहीं मिले पूछ लिया, लेकिन एक होता है पढ़ाई के बीच में उस चीज़ को पूछ रहा है, जैसे प्राइमरीली फोकस वो है। तो यार फिर आप लोग कहते हो यार हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते हो। तो एक तो कुछ साथी कहते हैं जी मेरा नाम ले लो, ये देखो नाम लेने वाली जो समस्या है ना, इसको बिल्कुल दिल से निकाल फेंको यार। वास्तव में इस बैच का परम उद्देश्य पढ़ना है, चीज़ों को सीखना है, आप कोर एम्बिशन पे आइए।
तो ऐसे चीज़ें पूछिए जो वाकई में जवाब देने के लायक हैं। चलो फटाफट से एक बार थम्स अप करो कि हाँ जी भैया मुझे क्लियर है। एक बार सभी फटाफट से बताएगा कि हाँ जी भैया हमको आपका बात समझ में आ जाता। नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, मैं देखो किसी को ब्लॉक व्लॉक नहीं करता हूँ बट मैं ऐसी बातों पे ध्यान नहीं दूंगा, मैंने बस उनको आगाह कर दिया। असल में देखो यार, अच्छा अच्छा अभी ना हम इतना ही पढ़ेंगे आज, इस टॉपिक को इतना ही रखेंगे। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूँ और फिर 2 मिनट आपसे बातें कर लूँगा मैं। पहले काम की चीज़ कर लेते हैं। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने बेसिकली ये देखा कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती हैं। और दोस्त जो भी मैं आपको लाइनें लिखवा रहा हूँ ना, ये मान लो ये एग्ज़ाम में आया हुआ हर एक सवाल है, एग्ज़ाम में आया हुआ हर एक क्वेश्चन है। तो हमने देखा वास्तविक प्रतिबिंब वो है, रियल इमेज वो है कि जो किरणों के मिलने से बनती है और जिसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जबकि आभासी का मतलब है कि वो किरणों के बिखरने से बन रही है, मतलब वो बन ही नहीं रही, बस हम ऐसा मान रहे हैं। और उसको हम प्रतिबिंब, उसको हम पर्दे पर प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं, उसको हम कभी भी पर्दे पर नहीं बना सकते हैं। फिर हमने देखा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो हमने देखा अवतल और उत्तल के लिए लगभग समान है। बस अवतल में क्या है ना कि चीज़ें वाकई में हो रही हैं, कॉनकेव में क्या है कि हो रही हैं, लेकिन उत्तल में बस हम होती हुई मान रहे हैं। तो अवतल में क्या होगा? बस 4 नियम है यार। और पता है उत्तल के लिए भी है तो वही नियम, बस वो क्या है कि ऐसा कह दो कि दिखती हुई प्रतीत हो रही है बस। तो नियम क्या है भाई? फोकस और समांतर का रिलेशन हो गया, ऐसे ट्रिक से याद रखो यार। फोकस और समांतर का रिलेशन हो गया कि भाई जो किरण फोकस से आ रही है समांतर से जाएगी, समांतर से आने वाली किरण फोकस से जाएगी। जो किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है फोकस से जाएगी, फोकस से आने वाली किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो किरण सी से आ रही है वो सी से जाएगी, जो किरण पोल से आ रही है पोल से टकरा के उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। दैट आर द वे। बिल्कुल क्लास की क्लास में याद कर लो, घर का कोई चक्कर ही नहीं है, खत्म करो। अब जितने क्वेश्चन मैं लाया हूँ उनमें से देख लेता हूँ मैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और अ, खैर चलो बाकी सारे क्वेश्चन ना कल के टॉपिक से हैं। तो ठीक है, ये बाकी सारे क्वेश्चन बनेंगे कल के टॉपिक से। आज के टॉपिक से मैंने आपको एक ही सवाल करा दिया और उसी में आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो हमारा कंटेंट ओवर हो गया है, कंटेंट हम इतना ही रखेंगे। आप देखो बात कर लेते हैं आपके कुछ डाउट्स की। तो जिन साथियों के वो डाउट हैं वो रुक जाइएगा, जिनके डाउट्स नहीं हैं वो जा सकते हैं। पहला एक साथी का मैंने आज शुरू में कमेंट देखा कि सर पढ़ा तो सब रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर कोई ये नहीं बता रहा है कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। देखो मैं ये मानता हूँ कि आप आज चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जब आप ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाएं तो हर आदमी कोशिश करता है कि मैं और पढ़ाई कर लूँ। कल को कभी आप यूपीएससी की भी तैयारी करो, कभी आप पीसीएस की तैयारी करो, या किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करो। यार बड़ा तो आजकल बड़ा छोटा कोई एग्ज़ाम नहीं है, बट अपने पद को बढ़ाने के लिए जब आप तैयारी करो तो मैं मानता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ 4 कामों की ज़रूरत होती है, 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने फ़ॉलो की। और आज ही मैंने ऑल इंडिया 1 रैंक इंटरव्यू था, मेडिकल असिस्टेंट में उनकी आई थी एयरफोर्स में, उनका इंटरव्यू लिया। और बहुत सारे इंटरव्यू मैं ऐसे लेता हूँ, तो मैं ना उनसे ये चीज़ें वेरीफाई करता हूँ कि क्या वाकई में ज़रूरी था। तो पहली चीज़ मैं मानता हूँ कि सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अब कंसेप्ट क्या होता है? देखो जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो सीख रहे हैं, ये कंसेप्ट है। जैसे हमने सीखा कि किरणों के मिलने से जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक कहते हैं, रियल कहते हैं। अब रटना क्या होता है इसी चीज़ को? बस आप रट लो कि यार किरणों के मिलने से जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है। अब ना तो आपको ये पता लग रहा कहाँ किरण बन रही है, मतलब आप डायग्राम से वैसे प्रॉपर बना के सीखो ही ना, बस किताब में देखा रट लिया ना। आपको ये पता वास्तविक का मतलब क्या है, रियल का मतलब क्या है, मतलब आप चीज़ों को बस रट रहे हैं। दैट इज नॉट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना? तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम सीख रहे हैं, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। पहली चीज़ तो आपको ये हर एक विषय में रखनी है, आपको सिर्फ चीज़ों को रटना नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, इस टॉपिक से। आप मेरी तो लैंग्वेज देखोगे ना, मैं तो थ्योरी भी उसी वे में लिखता हूँ जिस वे में क्वेश्चन बनता है, सीधा। मतलब मैं अनाप शनाप कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ, एक एक शब्द वो लिख रहा हूँ कि जो जैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो मतलब हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, ये मान लो उसके बारे में जो हम डिटेल ले रहे हैं वो उससे बनने वाला हर एक सवाल है, और उसके साथ में सवाल भी कर रहा हूँ। और ये चीज़ आपकी ना प्रैक्टिस सेट में भी कवर होगी। अभी आपके प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे 20 नवंबर से, तो 20 नवंबर से आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। तो कंसेप्ट हो गया, प्रैक्टिस हो गया। अब तीसरी चीज़ आ जाती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अभी की नहीं है, मॉक टेस्ट बाद की चीज़ है। जब आपका सिलेबस थोड़ा सा कवर हो जाए तो मैं आपको मॉक टेस्ट की गाइडेंस खुद से दे दूंगा कि भाई मॉक टेस्ट लगाने आप शुरू करिए। चौथी और सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है रिवीजन। रिवीजन किस किस चीज़ का? देखो यहाँ आपने कंसेप्ट में जो भी पढ़ा उसका रिवीजन,
उसके अलावा प्रैक्टिस में जो भी आप क्वेश्चन सीखते हो, जैसे प्रैक्टिस सेट कल को 20 नवंबर से प्रैक्टिस सेट चलेंगे, तो उसमें से जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई उन क्वेश्चंस को लिख लो। तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट बाद में, और इनसे जो भी सीखते हो उसका रिवीजन। अब रिवीजन में बड़े बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया रिवीजन मतलब आप देखो ना, पहले आप भी शायद यही गलती करते थे, लेकिन मेरी बात के बाद आपको समझ में आया होगा यार हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जो इन सब चीज़ों का रामबाण है ना उसी को छोड़ दे रहे हैं। भाई एट द एंड टारगेट क्या है? एट द एंड टारगेट यही तो है कि चीज़ों को ना याद करके जाना है। पेपर में कोई मैं थोड़ी जाऊंगा, ये बोर्ड थोड़ी जाएगा, ये पीडीएफ थोड़ी जाएंगी, आपके नोट्स थोड़ी जाएंगे, पेपर में जाएगा ये खोपड़ा। बस इसी के साथ तो जाओगे, तो जितना इसमें डेटा होगा, जितना इसमें कंटेंट होगा, उसी के साथ आप पेपर में प्रेजेंट होगे। और नोट्स से खोपड़ी तक ले जाना, जो आप पढ़ रहे हो ना बैच में, जो भी आप पढ़ रहे हो या जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ये केवल आपको कंटेंट दिया जा रहा है कि भाई देख ये पेपर में आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ सेट हो रहा है, तुम पढ़ रहे हो लिख रहे हो वो सब नोट्स में छप के रह जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कोर्स में कुछ भी नहीं करवाया जाएगा और ना कोई करवा सकता। आप मुझसे कहो कि भैया कोई बंगाली बाबा का चूरन या घुट्टी दे दो यार, जो उसमें मिला के मैं पी जाऊँ और मेरे दिमाग में आ जाए। भाई तुम क्लास में कंटेंट को क्लास से अपने नोट्स में ले गए, अब नोट से यहाँ तक कैसे लाओगे? भैया उसके लिए तो रिवीजन करना पड़ेगा। अब रिवीजन कोई थोड़े टीचर करा सकता है आपको, भैया रिवीजन तो खुद को ही करना पड़ेगा। कई बार साथी कहते हैं भैया टीचर से कहते हैं सर जितना आपने पढ़ाया है ना उसका रिवीजन करा दो। अबे कैसी बात करता है बे? भैया रिवीजन का मतलब है रिवीजन, जो तुमने विजन किया है उसको री करना। तो विजन भी तुम्हें ही करना था और री भी तुम्हें ही करना था, ताकि तुम्हारा दिमाग उसको परमानेंट समझ सके। अब तुमने ना तो विजन ठीक से किया और इस चक्कर में कि वो चीज़ें कवर हो जाएंगी रिवीजन करा दोगे, मतलब ही बदल दिया, उस प्रक्रिया का मतलब ही बदल दिया। अब टीचर्स को मजबूरी में आना भी पड़ता है कि भैया रिवीजन तुम्हें करवा दिया जाए, लेकिन रिवीजन किसी के करवाने की चीज़ नहीं है यार। रिवीजन वो चीज़ है जो तुम्हें खुद से करना है, समझ गए? चलो, तो उम्मीद है भाई जो साथी परेशान थे कि भैया हमें कैसे चढ़ना है कैसे पढ़ना है। अच्छा दोस्तों देखो, हर दिन तो क्लास में इतनी लंबी लंबी बातें नहीं होंगी। मैंने क्या करना शुरू किया है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर मैं सोच रहा हूँ कि हम एक ऐसा प्रोग्राम चलाएं जिसमें मैं आपसे हर दिन ये पूछूंगा, जैसे मैं कल एक वीडियो बना के उस पर कोशिश करूँगा डालूंगा, और मैं ये पूछूंगा कि भाई बताओ आपको पढ़ाई के रास्ते में कौन कौन सी चीज़ों में दिक्कत आ रही है। तो वहाँ पर हम उन चीज़ों की चर्चा कर लेंगे, क्योंकि क्लास में तो यार कंटेंट ओरिएंटेड होता है ना, ज़्यादा हम ये चर्चा नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। तो एक बार आप वहाँ जुड़िए और आपको मैं हर दिन पूछूंगा कि क्या डाउट है, फिर दो एक दिन में एक एक वीडियो लाके उस पर डालते रहेंगे, ठीक है? तो आप, क्योंकि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ऐसे ही यूज़ करें, उसको क्यों रील वील देखने में यूज़ करें, उसको हम अपनी पढ़ाई के लिए, उसको हम अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करें ना, क्यों हम उल्टी पुल्टी चीज़ों के साथ में यूज़ करें। चलिए, बाकी हम यहाँ भी कोशिश करते रहेंगे सारे आपके डाउट के डिस्कशन की, लेकिन इतना इतना लंबा डिस्कशन हर दिन संभव नहीं है, उससे थोड़ा सा ना टाइम की वेस्टेज हो जाती है। चलिए, अरे मेरे नाम से ही सर्च कर लेना यार, बहुत ज़्यादा इस बात पे मत डिस्कस करना, मेरे नाम से ही सर्च कर लेना, बस इतना है। और मैं आपको रियल बता रहा हूँ, उस पर जाके मैं ऐसा नहीं है कि कोई सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाने के लिए कुछ कह रहा हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके जो डाउट्स होते हैं डेली के, उनको मैं वहाँ पर आपको बता सकूँ। तो चलिए फिर साथियों, कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।